नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीजीटी के बारे में बात करेंगे। पीजीटी बहुत ही डिटेल में बात किया जाएगा, बहुत सारे पक्षों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। आपको ऐसी कौन सी चीज है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पीजीटी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी अगर आप 11th एंड 12th यानी इंटरमीडिएट में टीच करना चाह रहे हो, 11-12 वालों को पढ़ाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अभी जो पीजीटी एग्जाम होता है ना, खास करके हर स्टेट अपना अपना जारी करता है। इवन जो सेंट्रल लेवल पे स्कूल कॉलेज होते हैं उनके लिए भी जारी किया जाता है, और जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज होते हैं उनके लिए भी जारी किया जाता है नोटिफिकेशन। तो हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो हम यूपी को लेके चलेंगे, इसको केंद्र बिंदु में रख के सारी बातें करेंगे। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अप्रॉक्स प्रोसीजर सेम ही होता है, थोड़ा बहुत एग्जाम में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप इंटरमीडिएट के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। अपने एक लेवल पे तैयारी होने के बाद फिर जो फॉर्म आता है फॉर्म भरते हो और प्रोसेस फॉलो करते हो, इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं जिससे पार्ट पार्ट में चीजें आपको समझ आए। तो सबसे पहली चीज तो आपने समझा कि एक्चुअली पीजीटी होता क्या है। अब आपको यह समझना है कि कौन, यानी ऐसा कौन है जो पीजीटी के लिए योग्य माना जाता है, इस फॉर्म को भर सकता है। तो उसके लिए आपके पास पीजी होना चाहिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पीजी में अगर आपने एमए किया है, अगर आपने एमएससी किया है, अगर आपने एमकॉम किया है ना, अगर आपने एमकॉम किया, अगर आपने एमबीए किया है ना, ये सारे पीजी में ही आते हैं ना। तो इनमें से कुछ भी अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य माने जाते हैं, पहली चीज। सेकेंड चीज, अभी इसमें बीएड जरूरी नहीं था, लेकिन अब आने वाले नोटिफिकेशन में बीएड भी आपसे मांगा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आने वाले समय में आप पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाओगे, इसके योग्य नहीं माने जाओगे। तो अगर आपने बीएड नहीं किया तो बीएड कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बिना बीएड के आप पीजीटी यानी इंटरमीडिएट के टीचर नहीं बन सकते। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें बीएड वालों को वेटेज दिया गया है, बट बीएड जिनके पास नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर सकते थे। वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पीजी कर लिया इनमें से कोई भी तो आप इलिजिबल हो जाते हो। बट ये डिपेंड करता है कि पीजी में आपके कौन सा सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उसी सब्जेक्ट में पोस्ट होनी चाहिए, तभी ये फॉर्म आपके लिए यूजफुल, अदरवाइज तो यूजफुल नहीं है। तो ये तो सिंपल सी बात है। चलिए, आपने पीजी किया तो आपने फॉर्म भर लिया। अब ये फॉर्म रेगुलर आता है क्या? तो ये फॉर्म रेगुलर नहीं आता है। ये फॉर्म रेगुलर नहीं आता है। अप्रॉक्स 3 से लेके 5 ईयर में, 3 से 5 साल में एक वैकेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि एक वैकेंसी कंप्लीट होने में ही 3 से 5 साल लग जाता है। जैसे कि पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन के बाद फिर काफी समय के बाद एग्जाम करवाया जाता है। एग्जाम करवाने के बाद फिर से आप देखोगे कि पेपर लीक होता है, फिर बच्चे कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट डिसीजन देता है। डिसीजन देने के बाद फिर से री एग्जाम होता है, री एग्जाम होने के बाद फिर से रिजल्ट जारी होता है, पूरा प्रोसेस, फिर इंटरव्यू होता है, पूरा प्रोसेस बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। तो 3 से 5 साल लग जाता है, कभी कभी तो इससे ही ज्यादा लग जाता है। तो आप मान के चलिए कि एक साइकिल में, 3 से 5 साल की साइकिल में आपको एक बार ये एग्जाम देने को मिलेगा, अगर आप यूपी फोकस कर रहे हो तो। बट ये भी डिपेंड करता है ना कि अगर आपका लक अच्छा है तो हो सकता है कि 2 बार देखने को मिल जाए यूपी में, बट ये कम होता है, रेयर केस में होता है। चलिए, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि फिर हम ऐसे अनसर्टेन डिसीजन क्यों लें, एक अनसर्टेन तैयारी क्यों करें जहां पे ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन है ना, अदर स्टेट है, वहां पे भी फॉर्म आता है। तो आपके पास अगर योग्यता फुलफिल करते हो तो किसी भी स्टेट के फॉर्म को भर सकते हो। तो पहला फायदा ये है। सेकंड ये हो गया कि केवीएस हो गया, द्वितीय प्लस भी हो गया, इनसे भी फॉर्म आता है तो वो भी आप भर सकते हो। तीसरा ये हो गया कि जो राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं उनमें भी वैकेंसीज आती हैं आयोग के माध्यम से, तो वो भी आप भर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसी पे डिपेंड होकर रहना है, आपके पास मल्टीपल विंडोज ओपन हो जाते हैं जहां से इजिली आप एंटर कर सकते हो, या फिर उसके माध्यम से आप ट्राई कर सकते हो। तो आपने समझा कि ये फॉर्म रेगुलर आता है कि नहीं आता है। अब जब फॉर्म आता है ना, तो सिंपल सी बात है, आपको लगभग 30 दिन का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। और 30 दिन का टाइम जो मिलता है उसमें जो एप्लीकेशन फीस आपसे चार्ज की जाती है फॉर्म के लिए, वो आपको अप्रॉक्स 750 रुपए के करीब चार्ज की जाती है ना। जब भी अब वो बढ़ घट सकती है, समय के साथ हो सकता है, बट अभी तो यही था तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। जो पिछला नोटिफिकेशन है उसको केंद्र बिंदु में रख के बता रहा हूं। ये बेसिक समझ आपके पास हो गई।
अब आते हैं इसके मेन चीजों पर। पहला यह है कि जो आपने पीजी किया हुआ है, क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है? क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है क्या? तो अब देखते हैं। तो अगर यहां पे आप हिंदी, अगर आपने पीजी हिंदी से किया है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है, अदरवाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई मैटर नहीं करता। तो अब भाई अगर हिंदी से किया है तो क्या मैटर करता है? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने हिंदी से किया है तो आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो अरे सर मैंने तो संस्कृत लिया नहीं था ग्रेजुएशन में, अब मैं क्या करूं, क्या मैं पीजीटी नहीं दे सकता हूं? तो आप दे सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर आपको पीजी करना पड़ेगा संस्कृत से भी। इसके लिए आपको संस्कृत से पीजी करना पड़ेगा, यानी डबल पीजी आपको करना पड़ेगा, संस्कृत से और हिंदी दो, सॉरी संस्कृत हिंदी दोनों से आपने पीजी कर लिया है तो आप इजिली वो चीज कर सकते हो। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत हिंदी दोनों से आपको पीजी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते। अदर सब्जेक्ट में कोई कॉम्बिनेशन जैसा बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से, बस ये डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में सीट होनी चाहिए। अब सीट ही नहीं है तो क्या मतलब फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का, ठीक है ना। तो सीट होनी चाहिए, ओवरऑल ये वाला सिस्टम होता है। अब आते हैं कि भाई आपने नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपने फॉर्म भर दिया, अब आएगा एग्जाम का डेट। अब एग्जाम का जो डेट आएगा, एग्जाम का डेट आएगा तो एग्जाम भी तो आपको देना है। तो चलिए एग्जाम पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। इस एग्जाम में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो 125 क्वेश्चन होंगे ना, पूरी तरह से सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी आपने पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया है उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, 125 क्वेश्चन। और ये 125 क्वेश्चन जो होते हैं वो 425 मार्क्स के होते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रॉक्स मुझे लगता है 3.4 मार्क्स आएगा ईच क्वेश्चन। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पहला तो ये हो गया भाई रिटन एग्जाम आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, यहां लिख देता हूं 2 आवर्स का टाइम होता है, 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इसलिए मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो आपने एग्जाम दे दिया, चलिए एग्जाम देने के बाद सेकंड राउंड क्या होगा भाई? अब एग्जाम से सीधे आपका सिलेक्शन नहीं होता, यहां पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होता है। अब जो इंटरव्यू होता है ना, ये आपका 50 मार्क्स का होता है, ये आपका 50 मार्क्स का होता है। और इसके बाद स्पेशल वेटेज दिया जाता है, स्पेशल वेटेज दिया जाता है किसको? अगर आपने पीएचडी किया हुआ है ना, अगर आपने बीएड किया हुआ है, अगर आपने एमएड किया हुआ है, तो इस पे भी आपको कुछ नंबर मिलता है। अब 425 ये हो गया, 50 ये हो गया, तो कितना हो गया? 475 हो गया, तो 25 नंबर आपका यहां से आता है, 25 नंबर यहां से आप ले सकते हो, है ना। कुछ कुछ परसेंट, जैसे 2% यहाँ पे पीएचडी का हो गया, 2% आपका एमएड का हो गया, 1% बीएड का हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर वेटेज मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने बीएड किया हुआ है उसका भी फायदा आपको मिलेगा, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो इसका तो ज्यादा ही फायदा मिल गया, 2% मिल गया। अगर आपने पीएचडी और एमएड दोनों किया हुआ है तो आपको 4% का फायदा हो गया। इस तरीके से आप यहाँ स्पेशल फायदा उठा सकते हो, बट ये तो कॉमन होता है। तो आपने एग्जाम पैटर्न समझा अच्छे से। अब एग्जाम के बारे में थोड़ा सा चीजें समझ लेते हैं कि एग्जाम जो होने वाला होता है उसमें क्या, उसका नेचर कैसा होता है। तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, और लेवल बहुत ही बिलो एवरेज होता है, बिलो एवरेज मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, वन लाइनर होते हैं, और हम कह सकते हैं फैक्चुअल, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसी बिहाफ पे तैयारी करिए कि वन लाइनर होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, इस हिसाब से तैयारी करना। कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर का पैटर्न लोग चेंज कर देते हैं। इस बार के एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ पेपर बहुत लेंथी बना दिए गए, उनका जो नेचर है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बच्चे इसको लेके बहुत आक्रोश भी जताए हैं। तो ये हो जाता है, बट नॉर्मली जो नेचर होता है वो सिंपल सा नेचर होता है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो कट ऑफ है ना, जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा जाती है। मतलब 125 में आप देखोगे, अगर पेपर आसान आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं, सीट्स भी ठीक ठाक मात्रा में है, पेपर बहुत आसान आ गया, तो आप अनुमान लगा लो कि 120 प्लस भी जा सकती है, 120 प्लस भी आ सकती है। और पेपर अगर बहुत टफ आ गया तो हो सकता है कि किसी में 100, 125, 110 पे भी काम हो जाए। तो ओवरऑल कट ऑफ तो ज्यादा जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, ये चीज मान के चलिएगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे इसमें बहुत ज्यादा जाती है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इनमें ज्यादा जाती है,
ठीक है, वो तो बाद की बात है, पेपर कैसा आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अप्रॉक्स आपने इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लिया कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम आपका क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू में आपने अच्छा नंबर प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद आपको वेटेज वगैरह मिला के एक फाइनल कट ऑफ बनेगा, फाइनल कट ऑफ बनेगा और आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। फाइनल कट ऑफ के बाद डीवी के लिए बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इस तरीके से फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर आप अपने कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग करोगे, ज्वाइन करोगे। अब कॉलेज मैंने चूंकि मैनेजमेंट कॉलेज में यहाँ पे जॉब मिलने वाली है ना, जो हायर के माध्यम से होता है, मैनेजमेंट में होता है, तो कहीं कहीं पे पैसा वगैरह भी मांगा जाता है, डिमांड किया जाता है, और कहीं कहीं पर बिना पैसे से भी काम चल जाता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका कैसा कॉलेज है, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ गूढ़ बातें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सिलेक्शन प्रोसेस आपने देख लिया। अब बात ये आती है कि भाई जो सिलेबस आपको कवर करना है वो क्या करना है। तो जो आपने पीजी में सिलेबस पढ़ा है ना, जो पीजी में आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो आपको प्रिपरेशन करना है, जो आपको प्रिपरेशन करना है उसमें क्या करना है, पीजी लेवल का, पीजी लेवल पे जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत डीप में आपको तैयार करना है, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, फैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रोनोलॉजी से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों पर आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। और जो पीवाईक्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पीवाईक्यू है कम से कम 3-4 बार आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो आप ठीक ठाक लेवल पे प्रिपरेशन अपना मान के चलिएगा। तो इस तरीके से आपने प्रिपरेशन कैसा करना है वो भी आपने देख लिया। अब बात आती है सैलरी की। सैलरी की यहाँ पे जो सैलरी है ना वो 4800 पे ग्रेड की जॉब है, 4800 पे ग्रेड की जॉब है। तो अप्रॉक्स जो सैलरी है मुझे लगता है अप टू 70K के करीब होनी चाहिए, अप टू 70K के करीब, 65-70 हजार के करीब होनी चाहिए इन हैंड सैलरी। जो भी हो अप्रॉक्स मुझे लगता है यही आंकड़ा होना चाहिए। तो लगभग हमने सारी बातें कर ली जो कि आपके लिए जरूरी होनी चाहिए थी, है ना। तो बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। इस पर और भी इस तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके करियर ओरिएंटेड हैं, तो आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। वीडियो को आप हाइप भी जरूर करिएगा। जय हिंद।